तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड, और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 10 की। तो इसका सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। ये सब ऑर्डर वाइज हैं, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार बताया है, नहीं तो आप कहोगे ऐसा क्यों कहा। नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, आपका लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आए, तो आपको बस एक चीज़ करना है कि नोटबुक और साथ में पेन लेके बैठना है। जो कुछ भी मैं कहूँ उसके नोट्स बनाते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपना चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस। यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, जैव प्रक्रम। सबसे पहली हेडिंग ही यही है कि जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले लिखा है जैव प्रक्रम, अर्थात होता क्या है जैव प्रक्रम। मेन बात तो यही है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो हम लोग के सामने एक डेफिनेशन लिखी है, बेसभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब आप कहोगे मेरे को तो समझ में आई नहीं डेफिनेशन, तो वही डेफिनेशन समझाने के लिए थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, बस देखिएगा। जैसे क्या लिखा है? बेसभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। आप कहोगे ये तो समझ में आ रहा है कि सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, लेकिन कौन से प्रक्रम? जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेसभी प्रक्रम, कौन से बेसभी प्रक्रम? तो सबसे पहले यही समझते हैं ये कौन सी प्रोसेसें हैं जिनको अपन लोग सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे तो अनुरक्षण का कार्य करेंगे। इसकी डेफिनेशन फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर से एक सामान्य मनुष्य की बात की जाए, सामान्य मनुष्य की, आप सभी जानते हैं कि भोजन करना, और आप सभी करते भी होंगे भोजन करना। ये जो भोजन करना होता है अर्थात भोजन को ग्रहण करना, इसको हम पोषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझते जाइए पॉइंट वाइज, मैं बता दूंगा कौन कौन से प्रक्रम है, फिर डेफिनेशन में आते हैं। तो देख रहा है, सबसे पहले अपन लोगों ने भोजन करना, इसके बाद आप सभी को पता है श्वसन। ठीक है, जो श्वसन है, श्वसन की सहायता से ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का संवहन, ऑक्सीजन का संवहन। ठीक है, फिर देखेंगे जब हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया है, श्वसन की क्रिया की और ऑक्सीजन का संवहन कर लिया, तो भाई साहब फिर भोजन को निकालना भी पड़ेगा। निकालने का मतलब उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब पूरा भोजन तो निकालेंगे नहीं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो अपन लोग बोल सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का तात्पर्य है उत्सर्जन। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को तो बाहर निकाल दिए, लेकिन सपोज अगर दो मनुष्य हैं तो दो ही रहेंगे इस पृथ्वी पे, दूसरा तीसरा नहीं होगा जब तक हम कौन सी प्रोसेस नहीं करेंगे? जनन। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। सबसे पहले भोजन का ग्रहण करना, श्वसन, ऑक्सीजन का संवहन, उत्सर्जी पदार्थों का बाहर अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना अर्थात उत्सर्जन, और जनन मतलब अपनी जाति की वृद्धि, अपनी जाति की वृद्धि, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वंश बढ़ाना, या वंश की वृद्धि भी लिख दीजिए, या वंश की वृद्धि। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो जाएगी। अब समझिएगा, बेसभी प्रक्रम तो हमने समझ लिए हैं कौन कौन से प्रक्रम है। भोजन ग्रहण करना, श्वसन, ऑक्सीजन का संवहन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और जनन की प्रोसेस। तो आप लोग क्या देख रहे होंगे, अब ये जो प्रोसेस है इनको सम्मिलित रूप से अनुरक्षण। अब कहोगे अनुरक्षण क्या होता है? तो इसको समझने से पहले थोड़ा आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। देखते हैं अनु और रक्षण। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अनु धन रक्षण। कहने का मतलब है, अनु का मतलब होता है पीछे, रक्षण मतलब रक्षा करना। तो इस डेफिनेशन को हम क्या समझ सकते हैं कि बेसभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मतलब मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब है पीछे से हमारी रक्षा करने का कार्य करते हैं।
अब आप कहोगे ये हमारी रक्षा कैसे करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला है भोजन। अगर आपको कुछ दिनों तक भोजन ना दिया जाए कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप बीमार पड़ जाएंगे। जायज़ बात है कि नहीं है? बिल्कुल जायज़ बात। आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इतनी बात क्लियर। फिर दूसरा देखिए, इसलिए ये भी हमारी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, लेकिन किसे, पीछे से रक्षा कर रहा है। दूसरा श्वसन। श्वसन तो सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात सांस लेना। बिना सांस के तो कुछ होने वाला है ही नहीं। मुश्किल से आप 3 या 4 मिनट तक सांस ले सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं सांस को। इसके बाद लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके बाद आप अपने आप आपको या तो सांस लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो मतलब ये भी रक्षा कर रहा है। ऑक्सीजन का संवहन, ऑक्सीजन का संवहन भी होगा हमारे शरीर में। फिर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। कहने का मतलब है आप खाते जाइए, बस आज खाइए खाना, कल खाइए, परसों खाइए, अगले दिन फिर खाइए। जिससे क्या होगा, आपका पेट भरता जाएगा। अब भरता जाएगा तो ये निष्कासन तो होना जरूरी है कि नहीं? अगर आपका पेट भरता गया तो एक स्थिति ऐसी आएगी, पेट फट जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, मतलब उत्सर्जन। अब जनन। अब मान के चलिए आप 2 जन हैं पृथ्वी पे, क्या 2 ही जन अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? सपोज आपके ऊपर किसी जानवर ने आक्रमण कर दिया, या आप बीमार पड़ गए, इत्यादि इत्यादि। तो आपकी रक्षा के लिए, आपकी देखभाली के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता तो होगी ही। जैसे वैद्य की आवश्यकता होती है, अर्थात डॉक्टर की, कि सिर्फ आप ही दोनों जन सब कार्य करने, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इससे अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि ये सभी प्रक्रम मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि नहीं? अरे बिल्कुल है। तो जब वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, मतलब एक साथ मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, पीछे से रक्षा करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। तो जो जैव प्रक्रम है, इसको एक नाम और है, जैव रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। जो जैव प्रक्रम है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया भी बोल देते हैं, मतलब इसका एक अन्य नाम है। तो अब देखते हैं कि जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। देखते हैं कौन कौन से इनका ये जो प्रकार है। पहला है अपचायी, और इनका दूसरा प्रकार है उपचायी। तो प्रकार देखिए कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहला प्रकार हम देख चुके हैं अपचायी, और दूसरा उपचायी। मतलब अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा उपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है आपका? अब इनके बारे में देखेंगे कि अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर आप इसका पहला अक्षर देखें तो इसका आ है, समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज है इसलिए, वरना अगर आप याद करेंगे तो भूलने के चांस हैं, लेकिन इससे भूलोगे नहीं आप। तो आप देख रहे होगे आ और यहाँ पे ऊ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किस अक्षर को बनाना कठिन है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली आ को बनाना कठिन है। तो समझिएगा आप, कठिन का मतलब जटिल। जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या बोलेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को। सुनिएगा कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में जो तोड़ना होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक यौगिकों में या पदार्थों में जो तोड़ने की क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों या अणुओं या परमाणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया। इतना क्लियर हो चुका होगा आपका। अब आप कहेंगे इसमें है क्या, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर आपको पता हो पाचन, पाचन की क्रिया में हम क्या करते हैं कि जो, जैसे आपने भोजन ग्रहण किया तो ये जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, लेकिन हम किस सरल कार्बनिक अणुओं में बदल देते हैं कि नहीं बदल देते हैं? किस प्रोसेस के थ्रू बदलते हैं? तो वो प्रोसेस है अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा श्वसन। श्वसन की क्रिया में भी यही होता है कि ग्लूकोज को अपन लोग तोड़ देते हैं, तो मतलब जटिल को सरल में बदल देते हैं। अब इसमें देख रहे हो वो ऊ मतलब सरल। तो अब इससे क्या अनुमान लगाया जाए
कि जो सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या सरल कार्बनिक यौगिकों को जटिल कार्बनिक अणुओं या यौगिकों में संश्लेषित करने की क्रिया, संश्लेषित मतलब बनाना होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको सरल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में, मतलब सरल से किसकी तरफ जा रहे हैं, कठिन की तरफ, तो क्या बोलेंगे सरल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में संश्लेषित करने की जो प्रक्रिया होती है या जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं है आप सभी का? क्लियर होना ही चाहिए, बस ध्यान से सुनना है आपको। इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि इसमें कौन सा आता है तो आप सभी जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं वो जटिल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपका इतना क्लियर हो चुका होगा, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, जल्दी से कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप आपका ये हो चुका होगा नोट, या फिर जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब इसको हटाते हैं। इसके बाद अब पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जैव रासायनिक जो अभिक्रिया थी या जो जैव प्रक्रम था उनमें किसके बारे में देखा था, भोजन को ग्रहण करना अर्थात पोषण। तो सबसे पहले पोषण के बारे में ही पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं, आइएगा। पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आप सभी जानते होंगे कि होता क्या है। ये थोड़ी स्पेलिंग में इसकी मिस्टेक है तो कोई नहीं, सही कर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसकी स्पेलिंग। तो न्यूट्रिशन, पोषण होता क्या है, सबसे पहले यही समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग बताइए, अगर पता है तो बताने की कोशिश कीजिए, वरना मैं तो बताऊंगा। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। तो पोषण मतलब भोजन से रिलेटेड होगा कुछ। सभी लोगों ने छोटे से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि भोजन को ग्रहण करने से हमें ताकत आती है, ये वो कुछ वगैरह वगैरह। तो अगर आपको पता हो कि भोजन को ग्रहण करने से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करके, जीवों द्वारा भोजन, जीवों द्वारा भोजन के माध्यम से, जीवों द्वारा भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों, जीवों द्वारा भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को जो प्राप्त करने की क्रिया होती है, क्या, जीवों द्वारा भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण। अब आप कहोगे सिर्फ पोषक तत्व, तो आप लोगों ने नोटिस किया भोजन तो सभी करते हैं, नोटिस किया होगा कि भोजन सभी करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त रहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल पतले दुबले रहते हैं। तो ये कारण इन्हीं चीज़ों का होता है, पोषक तत्व। तो आप कहोगे ये पोषक तत्व क्या होते हैं, यही क्वेश्चन है ना। तो पोषक तत्व समझते हैं कि जो अपना भोजन होता है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हमें आवश्यक होते हैं जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे हमेशा। अगर मैं पोषक तत्वों की बात करूं तो आप लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स आदि। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो पोषक तत्व में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि।
अगर ये सभी चीजें आपके भोजन में हैं तो मैं मान सकता हूं कि आप लोग एक अच्छी डाइट या अच्छा भोजन कर रहे हैं। अगर ये चीजें की कमी होती है, इन चीजों की कमी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चों कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मतलब शरीर दुबला पतला रह जाता है, उनका हाथ पैर बहुत पतले रह जाते हैं। तो ये सभी कारण किनका होता है? पोषक तत्व। बात समझ में भी आ रही होगी और आप लोग समझ भी पा रहे हो कहना क्या चाहता हूं मैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण होता क्या है। जीवों द्वारा भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसको हम पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व भी आप समझ चुके हैं, तो अब आप कहोगे ठीक है, तो ये पोषण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमें? मतलब बिना पोषण के भी तो हम अच्छे से रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो देखते हैं पोषण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमें। पोषण की आवश्यकता, तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूं ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी। अब कहोगे ऊर्जा की हमें क्या जरूरत? भाई ऊर्जा की तुम्हीं को ही है जरूरत, और पूरी पूरी जरूरत तुम्हें है। तो देखते हैं कैसे। अगर आपसे कह दिया जाए उठे सुबह, खाना माना कुछ ना दिया जाए और कहें 10 किलोमीटर दौड़ो, रोज दौड़वाया जाए 10 किलोमीटर, पहले 10 दौड़वाए, फिर 20, फिर 30, तुम एक दिन कहोगे भाई हमको ना दौड़ना, पहले कुछ खाने पीने को तो दो। मतलब अब आप कहोगे खाने पीने से कहा पोषक तत्व मिलेंगे, और पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है जो हमारे लिए दैनिक कार्यों में आवश्यक होती है। ऊर्जा समझ रहे हो ना आप? अगर बिना ऊर्जा के आप सोचो कि हम 10 का, तुम 2 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे। दौड़ना का कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप समझ चुके होंगे दैनिक जीवन में, या फिर बोल सकते हैं दैनिक कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है? हमें भोजन से। तो पोषण की एक आवश्यकता तो हमें समझ में आ गई। ऊर्जा, क्या कहोगे सिर्फ एक ही आवश्यकता है? नहीं, दूसरी भी है। दूसरा अगर हम बात करें शारीरिक वृद्धि, तो कहोगे ये शारीरिक वृद्धि क्या होती है कि बिना भोजन को खाए हम बड़े हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, मर जाओगे 2 दिन में। तो देखते हैं कैसे शारीरिक वृद्धि। तो शारीरिक वृद्धि में क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं धीमे धीमे धीमे, अब एक दिन ये नहीं कि तुमने एक दिन खा लिया इतना सारा भोजन और अगले दिन तुम इतने बड़े हो गए, ये पॉसिबल नहीं है, फट जाएगा पेट तुम्हारा। तो ये है कि यार एक स्लो प्रोसेस है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको पता है भोजन शरीर के अंग तंत्रों के माध्यम से पहुंचता पहुंचता कोशिका में पहुंच जाता है। जब ये कोशिका के किस में पहुंचता है? कोशिका द्रव में। तो जैसे ये कोशिका द्रव में पहुंचता है तो कोशिका द्रव के आकार में वृद्धि होती है, और जिसके फलस्वरूप किसका आकार बढ़ता है? कोशिका का। अब जब मानव शरीर की कोशिका का आकार बढ़ेगा भाई, तो जायज बात है कि मनुष्य के शरीर का भी आकार बढ़ेगा, अर्थात शारीरिक वृद्धि हो जाएगी उसकी। तो आप लोग समझ चुके हैं कि शारीरिक वृद्धि और भोजन का क्या लेना देना है, कि अगर आप भोजन ग्रहण ना करोगे तो पतले दुबले थोड़े तो बढ़ोगे, अच्छी मात्रा में अगर भोजन ना किया तो बढ़ने का भी फायदा क्या, हमेशा रोगग्रस्त रहोगे। तो शारीरिक वृद्धि आप समझ चुके हैं। अगर तीसरी बात की जाए तो देखिएगा शरीर की टूट फूट में मरम्मत। अब कहोगे टूट फूट से कैसे मरम्मत करता? वो तो अपने आप ठीक हो जाता दवाई लेने के। अरे भाई दवाई तो लेते हो, लेकिन अगर नोटिस किया हो किसी का हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए तो उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाया जाता है, सेब खिलाए जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, पौष्टिक आहार खिलाया जाता है। देखा होगा आपने, कभी भी कोई बीमार हो जाए, अरे माँ बाप उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो जब भी टूट फूट से मतलब जरूरी नहीं है कि हाथ पैर ही टूटे, आप बीमार हो जाओ तभी भी तो ये हो, ऐसी कंडीशन हो रही है, या फिर आपका कोई हाथ टूट गया या पैर छिल गया या कोई भी चीज़ हो रही है, तो ये कि अपने आप ठीक होने लगेगा? नहीं ना। तो हमें इसके लिए किसकी? अच्छे भोजन की आवश्यकता होगी। जब ये भोजन की आवश्यकता होगी तो आपको पता है भोजन के माध्यम से कोशिका और कोशिका द्रव ये अपने आप क्या करने लगते हैं? व्यवस्थित होने लगते हैं, या फिर नव निर्माण करते हैं, मतलब नई कोशिका के निर्माण करते हैं, जिससे जो हमारी पुरानी कोशिका होती है वो टूट जाए या फूट जाए तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? हम नई कोशिका को प्राप्त कर लेंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज जैसे आपके ये ऑर्गन है, आपका ये यहाँ से थोड़ा सा कट जाए तो यहाँ के मतलब कुछ सेल्स आपकी नष्ट हो चुकी हैं, कुछ कोशिकाएं नष्ट हुई हैं, तो इन कोशिकाओं को आप कैसे पुनः व्यवस्थित में लाया जाए, मतलब जो आपका ये स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही कब हो तो आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे और कुछ समय पश्चात आप देखेंगे 6, 7, 8, 10, 15 दिन बाद नई कोशिका आ जाएगी। ये हुआ कैसे? अच्छे भोजन ग्रहण करने के फलस्वरूप। जो भोजन फिर वो अंदर की प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर ऊपर यही है कि भोजन हमारे शरीर की टूट फूट में मरम्मत करता है। इतना क्लियर है कि नहीं है आपका? बिल्कुल हो। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट है, वैसे है तो बहुत सारे लेकिन मैं कुछ ही पॉइंट आपको बता सकता हूं। तो देखते हैं, रोगों से प्रतिरक्षा। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा आपने कि अच्छा भोजन खाइए, या फिर ये सुना होगा स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अब वो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा जब आप अच्छा भोजन खाएंगे? कि आप खाओ कुछ नहीं, दिन भर काम करो और सोचो कि हम रोगों से बिना लड़ें, मतलब लोगों से लड़ जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सैनिक होता है तो उसे भी युद्ध पे जाने से पहले तैयारियां करनी होती हैं, अस्त्र शस्त्र लें। तो ऐसी रोगों से लड़ने के लिए भी हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। वो तैयारियां क्या हैं? अच्छा भोजन। जब आप अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा और आप बहुत ही अच्छा दिखेंगे, साथ में महसूस करेंगे और रोगों से लड़ सकेंगे। तो इससे क्या आशा निकला है कि पोषण की आवश्यकता इन चारों चीज़ों में बखूबी है और अपन लोगों ने इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। जल्दी से नोट कीजिए आप, कुछ समय दे रहा हूं मैं आपको। आई होप आपका हो चुका होगा नोट, तो मैं इसको करने जा रहा हूं साफ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो पोषण के बारे में हमने पढ़ लिया, पोषण की आवश्यकता पढ़ ली, लेकिन अगर क्या सिर्फ एक ही प्रकार के पोषण किया जाता है? पोषण के भी प्रकार होंगे। जंतु जो होते हैं सिर्फ एक प्रकार से तो पोषण कर नहीं सकते हैं, विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। तो देखते हैं पोषण के प्रकार किनमें? जंतुओं में। अगर पोषण के प्रकार देखा जाए तो आप क्या देखेंगे? पहला देखिए स्वपोषण, और आप पढ़ते भी आ रहे होंगे, बहुत बार इनको पढ़ा होगा। विषम पोषण या फिर परपोषण बोल सकते हैं इसको आप लोग। और ये आज आपने पहली बार नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ते आए होंगे। 1 से 8 तक तो पढ़े ही होंगे, तभी हाई स्कूल में आए, नहीं तो पहली बार। ठीक है, देखते हैं पोषण के प्रकार। तो देखिए स्वपोषण और विषम पोषण या फिर परपोषण, इनके नाम से ही ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि स्वपोषण क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है। अगर थोड़ा सा भी आपको अनुमान लगाएं तो देखते हैं। सबसे पहले स्वपोषण। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं का पोषण, अर्थात वे जीव जंतु या फिर वे पदार्थ या पेड़ पौधे जो अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, वे पदार्थ या वे जीव जंतु, वे पेड़ पौधे जो अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? अगर मोस्टली बात की जाए तो हरे पेड़ पौधे, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। या फिर अगर एक शब्द में या एक लाइन में कहना चाहें तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। लेकिन ये छोटी डेफिनेशन। अब आप हाई स्कूल में आ चुके हैं तो क्या बोलेंगे? वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण। इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा, हरे पेड़ पौधे। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब जब स्वपोषण इस प्रकार हो गया तो विषम पोषण इसका क्या होगा? जस्ट अपोजिट।
इसमें क्या बोल रहा था, प्रकाश की उपस्थिति में ये तो क्या कहेंगे, जो जीव जंतु होते हैं, क्या जीव जंतु, जो जीव जंतु होते हैं वो पौधों के समान सनलाइट का यूज नहीं कर सकते। सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश का यूज नहीं कर सकते हैं, अर्थात वे जंतु जो, या फिर सीधा बोलें जीव जंतु पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, या तो पेड़ पौधों, अब पेड़ पौधों की ये नहीं कहना फल फूल पत्तियां, मतलब पेड़ पौधे मतलब सब आ गया, या तो पेड़ पौधों या अपने से छोटे जीव, या तो अपने से छोटे जीव का शिकार करके अपना पोषण ग्रहण करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, या फिर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषम पोषण। सब इसके एग्जाम्पल, हम आप सभी से की एग्जाम्पल, मतलब मनुष्य, बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, अब नाम लूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो स्वपोषण और विषम पोषण ये आपका क्लियर हो चुका होगा या फिर नहीं होगा। अगर हो गया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर कुछ जो करना है वो कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपका हो चुका होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्वपोषण में तो सिर्फ जीव जंतु आएंगे, लेकिन विषम पोषण परपोषण में हमें पढ़ना है, तो इसी को पढ़ते हैं आगे। अगर आपको पता हो जो विषम पोषण है, विषम पोषण के प्रकार, तो इनके टाइप्स देखते हैं। सब लोग ने पढ़ा होगा लेकिन समझ में अभी नहीं आया, अभी मैं लिखता हूं, पहला तो देख चुके होंगे, शाकाहारी, कर अरे ये तो हमने पढ़ा है। दूसरा मांसाहारी, सर्वाहारी, किनारे मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, मृतोपजीवी, या फिर अपमार्जक बोल सकते हैं। इनको क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है, क्या ना, बिल्कुल है, पढ़ाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। शाकाहारी, सभी को पता होगा कि बेजीव जंतु जो साग सब्जी, हरे पेड़ पौधों की पत्तियां, सीधी बात है मांस नहीं खाना चाहिए, पेड़ पौधे फूल पत्तियों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं या फिर भोजन ग्रहण करते हैं, उनकी सहायता से शाकाहारी कहलाते हैं। अब आपको भैया एग्जाम्पल भी बताना होगा, तो देखिए गाय, खरगोश, घोड़ा, हिरन, ये सब इसके बखूबी एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे मांसाहारी, तो क्या कहेंगे, बेजीव जो अपने भोजन के लिए अपने से छोटे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, अर्थात मांस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। शेर, चीता, बाघ, कुछ भी जो आपको। फिर बात करेंगे सर्वाहारी, तो सर्वाहारी क्या, जो घास फूस फल तो खाते ही हैं, साथ साथ में मांस भी खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। जैसे बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, मनुष्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अर्थात मैं और आप सभी जन। अब बात आते हैं मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी किन्हें कहते हैं, बेजीव जंतु जो सड़े गले जीव जंतुओं को खाकर, बे जंतु या बेजीव जंतु जो सड़े गले जंतुओं को खाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, मतलब खुद के जीवन को चलाएंगे, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध को देखा होगा, जब कोई जीव जंतु मर जाते तो ऊपर से भैया आके खाते हैं। चील, अभी जो लेना हो आपको वो ले सकते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा और बहुत अच्छे से हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। अब विषम पोषण के प्रकार आपका क्लियर हो चुका है, तो इसके जस्ट बाद हमें पढ़ना है कि जो विषम पोषण होता है वो जंतुओं में किस प्रकार, या फिर बोल सकते हैं जो विषम पोषण के पद होते हैं किस प्रकार होते हैं, तो देखते हैं। विषम पोषण के पद, विषम पोषण मतलब जो जीव जंतु होते हैं वो किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, क्या 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 करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला होता है अंतःग्रहण,
अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। अब जैसे ही भोजन को ग्रहण करेंगे तो आपको भी पता है सेकंड प्रोसेस होती है पाचन। जायज़ बात है, भोजन को ग्रहण करने के बाद पाचन ही होगा। जब पाचन हो जाएगा तो उसका अवशोषण किया जाएगा। अवशोषण मतलब उसको ग्रहण किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखें, इस अवशोषण के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, मतलब जो कुछ बचा रहेगा उसको भी बाद में ग्रहण कर लिया जाए। अब जब स्वांगीकरण हो जाता है तो लास्ट बचता है उत्सर्जन। उत्सर्जन अर्थात मल विसर्जन। जब ये हो जाते हैं तो अपने वसम पोषण का पद भी जंतुओं में कंप्लीट हो जाता है। तो आज सिर्फ हम अंतःग्रहण देखेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में पाचन को कंप्लीट करेंगे, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन को। तो देखते हैं सबसे पहले अंतःग्रहण, और अंतःग्रहण होता किस प्रकार से है। तो थोड़ा इसको इरेज कर लूँ मैं, अगर आप चाहें इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देन मैं अंतःग्रहण पे आता हूँ। अंतःग्रहण जैसे नाम से ही पता चल रहा, अंतः का मतलब अंदर और ग्रहण मतलब ग्रहण। ग्रहण मतलब ले जाना भी बोल सकते हैं, प्रवेश करना बोल सकते हैं। तो किसी चीज को अंदर प्रवेश करना या किसी चीज को रखना अपना अंतःग्रहण के अंदर आएगा। अब वो देखेंगे किस प्रकार से आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सभी प्रकार के जंतु, जीव जंतु जो होते हैं वो एक ही मेथड से भोजन को ग्रहण करते हैं? बताइएगा। क्या जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या सिर्फ एक ही मेथड से ग्रहण करते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। तो वही देखेंगे। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि जो अंतःग्रहण होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं वो अंतःग्रहण की प्रोसेस, या फिर ऐसे बोलते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु भिन्न भिन्न प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। मतलब जो भिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं वो भोजन को ग्रहण करने का जो उनका तरीका होता है वह भिन्न भिन्न होता है। आई होप आपका क्लियर होगा। सपोज जैसे बताते हैं, जैसे कोई कीट पतंग है या कोई पक्षी लीजिए, तो पक्षी किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करेगा? चोंच की सहायता से। अगर मनुष्य की बात कीजिए तो मनुष्य हाथों की सहायता से भोजन को मुख में रखेगा। लेकिन अगर कुत्ते की बात कर लें तो कुत्ते जीभ की सहायता से भोजन को या फिर मुख की सहायता से सीधा प्रवेश करता है। इतनी बात क्लियर। अंतःग्रहण में यही पढ़ना है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोश के जीव के बारे में देखेंगे कि जो एक कोश के जीव होते हैं वो किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर धीमे धीमे बहुकोशिकीय पे हम लोग आ जाएंगे। अगर आपको पता हो एक कोश के जीव का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, बताइएगा। कहोगे बिल्कुल अमीबा, पैरामीशियम। तो सबसे पहले अमीबा के ही बारे में देखेंगे कि अमीबा भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है। अगर अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या ना भाई, स्ट्रक्चर तो कोई इसका होता नहीं है, जैसा चाहें आप वैसा बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का समझिए इसका स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही भोजन अमीबा के पास में आता है तो अमीबा क्या करता है, जो उसके पास कूटपाद होते हैं उनको फैला लेता है। जैसे सपोज आपके पास हाथ है तो कोई चीज़ आपको देगा तो आप हाथों की सहायता से ग्रहण करोगे। मतलब जैसे सामने आप खड़े, मैं करूँ, आपने कुछ दिया, मैंने तुरंत उसको ग्रहण कर लिया, मतलब पकड़ लिया। तो सेम इसी प्रकार से जो अमीबा होता है, जैसे ही भोजन को देखता है कुछ इस प्रकार के कूटपाद का निर्माण कर लेता है और भोजन को क्या करता है, ग्रहण करने, मतलब चारों तरफ से इसको ग्रहण करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब इस प्रकार से इसने किसकी सहायता से, कूटपादों की सहायता से अमीबा ने भोजन को क्या कर लिया है, कवर कर लिया। अब इसको जैसे ही ये ग्रहण करेगा तो इसमें क्या होना है, पाचन की क्रिया होनी है कि नहीं होनी? बिल्कुल होगी। तो पाचन की क्रिया में आप लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखिए है नहीं, जो आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हो, नहीं तो कहेंगे ये। तो जैसे ये होता है तो खाद्य रिक्तिका ये जो आया था इसका पाचन कहाँ पे होगा, खाद्य रिक्तिका में। ये पूरी प्रोसेस बता दे रहा हूँ, पाचन मतलब सब हो जाएगा इसका। खाद्य रिक्तिका में इसका क्या होगा, पाचन। जो अमीबा होता है देखिए, कूटपादकों की सहायता से इसने भोजन को ग्रहण किया और खाद्य रिक्तिका में इसका पाचन हुआ। और जो कोशिका का ऊपरी स्तर होता है उसकी सहायता से ये भोजन को क्या कर देता है, अपशिष्ट भोजन को त्याग देता है, अर्थात उत्सर्जित करता है। अब ये भोजन इसका जो पचा हुआ उसको आवश्यक रख लेगा, बाकी भोजन का क्या कर देगा, उत्सर्जन।
तो अंतःकरण आपको समझ में आया होगा कि अमीबा में अंतःकरण किसकी सहायता से होता है? कूटपादों की सहायता से होता है। पाचन इसमें इस प्रकार हो रहा है और उत्सर्जन इस प्रकार हो। बाकी आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बात करना था, तो इतनी ही बात की है मैंने इसके बारे में। अब आप कहोगे कि भाई एक, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रा। जो हाइड्रा होता है कुछ स्ट्रक्चर जैसा आप चाहें बना सकते हैं इस प्रकार से। तो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में जो भोजन होता है, भोजन का अंतःकरण किसकी सहायता से होता है? स्पर्श को। हाइड्रा में भोजन की ग्रहण करने के लिए स्पर्शक लगे होते हैं, जिनकी सहायता से वो क्या कर लेता है? भोजन को ग्रहण कर लेता है। अब हम आते हैं कीट पतंगों पे, मछलियों पे, पक्षियों पे, कि ये किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। ये आपका अगर क्लियर हो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट, या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अंतःकरण में ये हो, मतलब दो चीजें हमने पढ़नी, एक अमीबा और दूसरा हाइड्रा। अब अगर हम किसी मछली की बात करें, किसकी बात करें? मछली। तो मछली कहाँ पे रहती है? ये जल में रहती है क्या ना? बिल्कुल रहेगी जल में। तो जल में रहेगी तो ये भोजन को किस प्रकार ग्रहण करेगी? धारा की, जल की जो धारा होती है, जल की धारा की सहायता से सीधा भोजन कहाँ पे ग्रहण करती है? मुख में। अगर हम कीट पतंगों की बात कर लें, कीट पतंगों की बात कर लें, इनमें हम बोल सकते हैं डंक होते हैं, या फिर चीरने, चबाने और पकड़ने। देखिए, पकड़ने के लिए इनमें डंक होंगे या फिर हाथ होंगे, जिनकी सहायता से ये अपने भोजन को पकड़ेंगे, और चीरने चबाने के लिए भी इनके पास दांत पाए जाते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया, भोजन को अंदर ले रहे हैं फिर किस प्रकार से। लेकिन अगर हम बात करें, भाई ये तीसरा नंबर था, ये चौथा है और ये पांचवा। अगर बात करें पक्षियों की, तो पक्षी भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? तो आपको पता होगा, जो पक्षी होते हैं वो भोजन को चोंच की सहायता से ग्रहण करते हैं। लास्ट देखते हैं मनुष्य। अगर आपको पता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य को भोजन के लिए चीरने, चबाने और फाड़ने के लिए अच्छे प्रकार से दांत पाए जाते हैं। आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा कि अंतःकरण हो किस प्रकार से रहा है। बताइए क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्लियर हो चुका है। पाचन अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।